अब जो है वो हम आगे चलें और आगे चल के हम लोगों ने कहा कि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, मेरे को ये क्लियर करना पड़ेगा, तब ये होगा। यस, तो अपना जो है वो आगे। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट पॉइंट। नाउ एक और चीज है, द वन मोर पॉइंट इज देयर विच वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन, दैट देयर इज ए फर्दर शेड्यूल 3 एज वेल। We have a schedule 3 as well. The schedule 3, just to share my friend here, that the schedule 3 is deals with the this schedule 3 deals with the just a second, yeah, schedule 3 deals with the negative list. My dear, what I'm trying to convey you that as I mentioned you in the last slide, the schedule 1 provides us for activity wherein if the consideration is not there, still the same will be treated as a supply. तो वहां पर हमें बताया गया कि अगर आपके पास कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी वो एक्टिविटी जो है वो सप्लाई मानी जाएगी। ये आपने क्लियर कर लिया। शेड्यूल 2 में मैंने क्या सिखाया, बताया आपको कि शेड्यूल 2 में हमें बताया गया कि अगर एक्टिविटी सप्लाई है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ये हम लर्न करेंगे। और शेड्यूल 3 के अंदर जो है वो हमें बताया गया है कि वो एक्टिविटीज डाली गई हैं जो ना वो चारों बातें पूरी करती हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल की बात है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, या मान लीजिए हम आगे चल के बात करेंगे तो हाई सी सेल्स की बात करेंगे। हाई सी सेल्स क्या होती है कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैंने जर्मनी से सामान खरीदा और मैंने इंडियन टेरिटरी, जो कस्टम टेरिटरीज होती हैं हमारी, उसके आने से पहले ही वो सामान मैंने ऑस्ट्रेलिया को बेच दिया, ऑस्ट्रेलिया के अपने कस्टमर को बेच दिया। मतलब सामान जो है वो कभी भी इंडियन टेरिटरी में एंटर ही नहीं किया, उसको हम बोलते हैं हाई सी सेल्स। तो वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी है जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, आप सैलरी लेते हो या आप हाई सी सेल्स करते हो, तो वो एक्टिविटी चाहे वो चारों कंडीशन पूरी करती हो जो पिछले हम लोगों ने बात लिखी थी, जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड के अंदर लिखा था कि चाहे वो 1 मिनट के लिए चारों चीजें पूरी करती हो, चारों बातें वो अपने आप में पूरी करती हो, जो मेरी स्लाइड के अंदर थी, पिछले वाली स्लाइड के अंदर मैं बात करूं तो चाहे वो मेरी 1 मिनट के लिए चारों चीजें पूरी करती हो, तब भी उस एक्टिविटी को जो है वो 1 मिनट के लिए सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये एक अपने आप में एक ब्लैंकेट एग्जम्पशन, ब्लैंकेट नेगेटिव लिस्ट जो है वो शेड्यूल 3 के अंदर जो है वो हमारे को दी गई है। तो दोस्तों अभी काफी कुछ एकदम ज्यादा टेक्निकल होता जा रहा है, तो आई विल टेक यू थ्रू सर्टेन एग्जांपल सो दैट you will have a better understanding as compared to I am reading the law more and more as compared to yesterday जब हम ज्यादा illustrations कर रहे थे। तो चलिए जल्दी से जो है वो हम लोग जो है वो illustrations की तरफ चलते हैं। लेकिन illustration पे जाने से पहले मैं आपको एक बार के लिए फिर दोबारा जो है वो अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगा कि अपना जो है वो कोई भी एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई भी एक्टिविटी को हम लोगों ने ये मानना है कि उसको सप्लाई माना जाएगा, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो बातें पूरी होना। तो मैंने जैसे पहले लिखा दैट शुड बी अ गुड्स और सर्विस, दूसरे बात मैंने लिखा कि सेल होनी चाहिए, तीसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, चौथा वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए, पांचवा एक जो बात लॉ में नहीं लिखी लेकिन लॉ की इंटरप्रिटेशन बनती है, वो क्या बनती है, सप्लाई शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। अब टैक्सेबल पर्सन कौन है, जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है। तो अगर मान लीजिए आपने चारों चीजें पूरी कर भी दी और आपकी टर्नओवर 5 लाख ही है, तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा? आंसर है कि वो एक्टिविटी सप्लाई है, वो अपने आप में टैक्सेबल सप्लाई है। लेकिन क्योंकि आप एक टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हो, आपकी टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो भी उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो मैंने इस चार्ट में आपको ये बताने की कोशिश करी कि ये बात फर्दर इंपॉर्टेंट है कि मेरी एक्टिविटी वो चारों बातें पूरी करती है, वेरी गुड, इट इज ए सप्लाई, इट इज ए टैक्सेबल सप्लाई। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आपकी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर को क्रॉस करती है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये अपने आप में एक फर्दर बात है जो हम सब लोगों को सीखने की जरूरत है कि अगर वो 20 लाख से ऊपर है तो ही मैं उसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा, चाहे वो सप्लाई या टैक्सेबल सप्लाई क्यों ना हो। दोस्तों मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मेरे पास एक क्वेश्चन है दिवांशु का, मैं दिवांशु को आंसर देना चाहूंगा। If any hospital providing exempted service made an arrangement with a chemist shop, and as per the arrangement chemist shop will run in the hospital and hospital will not take any consideration, even no rent will be received from the chemist shop,
It is just to facilitate the patient for providing one-stop solution, whether it's come under any way in definition of supply for hospital since no consideration involved. तो दिवांशु इसके अंदर क्या होता है कि बिल्कुल आपकी बात सही है और आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने मेरी बात को आसान करा। आप सभी लोग जो इस बात को सुन रहे होंगे तो देखिए इसमें ध्यान से, इसके अंदर क्या है कि हॉस्पिटल जो है एग्जेम्प्टेड सर्विस देता है, मुझे मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि उन्होंने जो है वो केमिस्ट को एक जो है वो स्पेस दिया। स्पेस देना अपने आप में क्या है, एक सर्विस है। तो वो सर्विस जो है वो डिलीवर्ड हुई है, वो जो है वो उनका बिजनेस भी है, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन इस पूरी एक्टिविटी के अंदर लेकिन कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर मान लीजिए कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो मुझे एक और बात देखनी है कि कहीं वो व्यक्ति मेरा रिलेटेड पर्सन तो नहीं है, क्योंकि अगर वो मेरा रिलेटेड पर्सन है तो कंसिडरेशन ना होने पे भी मेरे को जीएसटी लग जाता है। लेकिन अगर केमिस्ट ऐसा व्यक्ति है जो मेरे से रिलेटेड नहीं है, तो रिलेटेड की डेफिनेशन कहाँ है, सेक्शन 15 में दी गई है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। लेकिन अगर वो व्यक्ति रिलेटेड पर्सन नहीं है तो उस केस में क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन नहीं है, वो एक्टिविटी अपने आप में सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो गई और उस केस के अंदर इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। चाहे अगर देखा जाए तो वैसे तो अपने आप में सर्विस भी दी जा रही है, शॉप भी दी जा रही है, केमिस्ट को जगह भी दी गई है, केमिस्ट वहां से सेल भी करता है, सब कुछ है। लेकिन क्योंकि जो है वो हॉस्पिटल ने उसके ऊपर कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया, इसलिए जो है वो अपने आप में उस एक्टिविटी के ऊपर जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सब लोगों को सीखनी और समझने की जरूरत है।